Good evening to all. Let me open the discussion sheets. लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मल फिजिक्स को रिवाइज किया होगा और अपने पास दो शीट्स हैं डिस्कस करने के लिए, एक वेव का होगा और दूसरा थर्मल फिजिक्स का होगा। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपके पास कोई कंसर्न है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग वेव को पहले एंड देन थर्मल के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। That's the sheet number 6, वेव मोशन, कुछ पोर्शन ऑप्टिक्स का है। इस बार जो अपना टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा वो बता देता हूँ। वो वेव मोशन रहेगा और थर्मल रहेगा इस मंडे को जो होगा। वेव ऑप्टिक्स उस पर नहीं रख रहे, वेव ऑप्टिक्स हम लोग ऑप्टिक्स वाले पार्ट पे रख लेंगे। सो शीट आपने अगर सॉल्व किया है तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होता पूछ सकते हो। फर्स्ट एंड फिफ्थ, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से हैंडल किया जाता है, लेट मी एक्सप्लेन। ये बोलता है कि एक डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, वो ये t इक्वल टू 0 पर है और किसी t इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसका फॉर्मेट ये हो जाता है। तो अपने को बताना है कि उसके पास स्पीड कितना है। सो वेव के चैप्टर में स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा टी, ये वेव फंक्शन होता है और वो वेव फंक्शन में भी स्पेसिफिक हो जाते हैं, केवल एक्स टी का कोई फंक्शन नहीं चलता है, मतलब ए एक्स प्लस माइनस बी टी टाइप का होता है। सो अगर अपने को y इज इक्वल टू एफ एक्स एट इक्वल टू 0 गिवन हो और वेव निकालना हो तो हम लोग x को रिप्लेस कर देते हैं x माइनस वी टी से। किससे रिप्लेस करेंगे, या x माइनस वी टी या x प्लस वी टी, डिपेंडिंग अपॉन कैसा चल रहा है। जैसे कि अगर प्लस डायरेक्शन में जा रहा होता है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाता है तो हम x माइनस वी टी से रिप्लेस कर देते हैं। नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएगा तो इसे रिप्लेस कर देते हैं। तो जो नया फंक्शन बनता है वो बनता है ये t टाइम पर f x माइनस वी टी, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। सो t इक्वल टू 0 पर अपने को दिया गया तो y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये अपना एफ एक्स है। जहां भी x आ रहा है उसको x माइनस वी टी से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो x माइनस 1 बना हुआ है वो बेसिकली x माइनस वी टी है। तो अपने को पता चला कि x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस वी टी। पॉइंट इज की जो वी टी की वैल्यू है दैट इज 1, दैट मीन्स स्पीड ऑफ द वेव विल बी 1/t इस पर्टिकुलर केस के लिए। और ये कौन से टाइम की बात है, t इक्वल टू 2, तो t को 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये आएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड। So speed should be 1.2 meter per second, that is A option will be right choice. Question then 5 की लैंग्वेज में थोड़ा सा करेक्शन है। इसने लिखा है a wire of rate length r is circled whirled in a circle of angular velocity this, बल्कि ऐसा होना चाहिए था कि a wire, इतना पोर्शन मैं चेंज कर दे रहा हूँ, it is like a circular wire of radius r, फिर उसके आगे जो लिखा हुआ है वो चलेगा। सो पॉइंट इज जो वायर हमारा वो ये फिगर में भी दिखाया सॉलिड लाइन से, ये डॉटेड लाइन रेडियस को बता रहा है और ये सर्कुलर वायर को आप ओमेगा से रोटेट कराते हो ऐसा। सो अगर ओमेगा से रोटेट कराओगे तो फिर आपसे पूछता है कि अगर इसमें हम एक छोटा सा किंक या पल्स प्रोड्यूस करें लाइक दिस, इस पल्स की स्पीड क्या आएगी। तो ये पल्स किसी स्पीड से चलेगा, उस स्पीड को अपने को पता करना है। सो स्पीड ऑफ एनी वेव पल्स किसी भी स्ट्रिंग में या वायर में इसकी जो वैल्यू आती है वो t/μ के बराबर आती है। ये फॉर्मूला से हम लोग वाकिफ हैं,
अपने को टी और म्यू पता चल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा, म्यू के बारे में बता सकते हैं। म्यू इज मास, लेट से m इज द मास पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ अपने पास 2 पाई r हो जाएगी। अगर टेंशन पता चल जाएगा तो फिर आंसर भी आ जाएगा। किसी भी स्ट्रिंग को या फिर वायर को या फिर रोप को अगर आप ओमेगा से रोटेट कराते हो m मास का है तो उसके अंदर टेंशन आता है, और ये टेंशन हम लोगों ने कई बार कैलकुलेट किया होगा पहले, और अभी भी आप उसको प्रूव कर सकते हो या फिर याद रख सकते हो, m r ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई। सो कभी अगर हम किसी रिंग को रोटेट कराते हैं ओमेगा से, एम मास की रिंग आर रेडियस ओमेगा से रोटेट कराते हैं, तो रिंग के अंदर टेंशन डेवलप हो जाता है, और उस टेंशन की वैल्यू टी ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई होती है। अब इन दोनों वैल्यूज को इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो यहाँ से अपने को पता चलेगा कि v की वैल्यू आएगी अंडर रूट मास ऑफ द वायर रेडियस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई म्यू विच इज m डिवाइड बाई, इफ यू गो फॉर सिंप्लीफिकेशन m कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो, oh there was some glitch, अभी आपको साउंड वापस आ गया होगा। सो आर ओमेगा अपना आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए, राइट ऑप्शन को पकड़ लेंगे। वैसे भी आप यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनके यूनिट्स अलग अलग है, तो यूनिट डायमेंशन से भी आप आंसर कर सकते हो, बट आप याद भी रख सकते हो। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक तो ये याद रखना है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन आ सकता है, और फिर ये वेव पल्स की वेलोसिटी कितना आती है तो वो भी अपने को याद आ जाएगा कि आर ओमेगा रहते हैं। ओके, अप टू 10 इफ देयर एनी डाउट। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में अगर कोई कंसर्न है, if you have tried you failed to find answer. Question number 8. Question number 8, it says कि velocity of sound in hydrogen अपने को दिया गया है, then its velocity in a mixture of hydrogen and oxygen containing them in a volume 2:1 ratio is going to be what? So speed of sound in gas एक फॉर्मूला होता है, v is equal to under root gamma RT by m, इसको अप्लाई करना, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहता है कि दो गैसेस को देकर के आपसे उसकी वेलोसिटीज को कंपेयर करवाएगा, जैसे यहाँ पर। सो वेलोसिटी इन हाइड्रोजन और वेलोसिटी इन मिक्सचर, ये अपने को पता करना है रेशियो। तो अपने को ये पता होगा कि R दोनों के लिए बराबर रहता है, ऑफ कोर्स। T टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला नहीं, इसका मतलब सेम टेम्परेचर पे स्टोरी हो रही होगी, तो सेम टेम्परेचर की कंडीशन है गैसेस। गामा के बारे में देखना है, हाइड्रोजन गैस का जो गामा होता है वो डायटोमिक गैस के अकॉर्डिंग आएगा, और जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्सचर करते हो तो हाइड्रोजन भी डायटोमिक है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक गैस है। केमिस्ट्री में आप जानते हो कि इसको H2 इसको O2 लिखते हैं, तो बोथ आर डायटोमिक। जब कभी डायटोमिक गैसेस को मिक्स करते हैं तो गामा भी डायटोमिक का रहता है। सो गामा मिक्सचर निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे बोलेंगे कि गामा मिक्सचर का वही होगा जो हाइड्रोजन का है, क्योंकि दोनों डायटोमिक है। तो गामा भी कैंसिल हो जाएगा, आर भी कैंसिल हो जाएगा, टी भी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करने पे बचेगा क्या? बचेगा ये मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास अपने को पता रहता है, और अगर हम मिक्सचर का कैलकुलेट कर पाए तो काम हो जाएगा। हाउ टू गेट द मास ऑफ द मिक्सचर? तो इसके लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शन में रहता है। नवीनों की पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है, और प्रेशर वही रहेगा पूरे मिक्सचर का, टेम्परेचर वही रहेगा, आर वही रहेगा, तो वॉल्यूम विल डिसाइड कि कितने मोल्स होंगे, तो मोल्स का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो में रहेगा। N2 से डिवाइड कर दो, तो N1 बाई N2 M1 प्लस M2 डिवाइड बाई N1 बाई N2 प्लस 1 हो जाएगा। N1 is to N2 is 2:1, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग
H2 2 लिखेंगे। M2 मास ऑफ ऑक्सीजन 32 आ जाएगा। 16 होता है, डबल करते हैं, आप जानते होगे 2 + 1, so that leads to 4 36 divided by 3, that is 12. You can check it. कुछ कैलकुलेशन में कंसर्न हो तो वो भी हम लोग सही कर सकते हैं। अच्छा, ये इतना आ गया। अब इस रेशियो पर आ जाए तो ये बनेगा अंडर रूट, मिक्सचर को अपने को 12 पता चला और ये 2 होता है, तो कितना हो जाएगा √6। नो, अपने को मिक्सचर कैलकुलेट करना है, तो ये जो √6 है VH के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब मिक्सचर की जो वेलोसिटी आएगी वो बाय √6 हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि ये मास के रेसिप्रोकल होता है स्क्वायर रूट पर, तो मिक्सचर का मास बढ़ गया होगा तो वेलोसिटी कम हो गई होगी, तो 12 14 से कम आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं लगा सकते। हालांकि बाकी सारे कम है, तो अपने को चेक करना होगा कि √6 वाला मैच करेगा। So that's your 8th. Next up to 15th. So you're asking 11, 12, 14, 15. Okay. Question number 11. ये बोल रहा है कि ये कनेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो ये कितने सुपरपोजिशन से बना होगा। आप क्या करो, इनको डिसमेंटल करने की कोशिश करो अलग अलग, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो साइन वेव्स आएंगे वो साइन प्लस कॉस प्लस साइन प्लस कॉस इस तरह से रहता है। अगर 2 वेव्स होंगे तो 2 सब में बटेगा, 3 वेव्स होंगे तो 3 सब में बटेगा, तो इसको डिसमेंटल कर सकते हैं। कैसे डिसमेंटल करने, सो कॉस स्क्वायर को आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो स्क्वायर से उसको लीनियर फंक्शन में लाने के लिए, और फिर इसको भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो जनरली हम लोग कैसे टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट इस तरह से कर लेते हैं कि कितना टोटल पार्ट्स जा रहा है, या तो साइन में आएगा या फिर इसका स्क्वायर है, 2 बार कॉस मल्टीप्लाइड है, सो 2 वेव्स से ये बना होगा और 1 वेव से ये बना होगा, तो टोटल हमारे पास कितने वेव्स लगे होंगे सुपरपोजिशन के लिए, 3 लगे होंगे। सो मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, सबको अलग अलग करते हैं और इंडिविजुअल y1 y2 y3 के फॉर्म में जाते हैं, y1 + y2 + y3, और देखते हैं कितने नंबर तक जा रहे हैं, और जब उनको मल्टीप्लाई ऐड करेंगे देन सिंगल एक्सप्रेशन भी बनाया जा सकता है, तो पावर्स को काउंट करके हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 के कॉम्बिनेशन से बना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये बोलता है कि सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, और किस तरह से पता किया गया। बीट पीरियड बताना अपने को। बीट पीरियड, बीट फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, f1 - f2, तो पीरियड क्या हो जाएगा 1/, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है। सो पॉइंट इज, अगर फ्रीक्वेंसी पता चल जाता है तो अपने को टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा। नो, यहाँ पे थोड़ा सा कैच पॉइंट है, वो समझना है। ये एम्पलीट्यूड है, ये बेसिकली ऑसिलेशन की इक्वेशन है, हम लोगों ने बनाया हुआ था, अगर आपको याद हो तो उसको ऐसा बोला था कि ये जो होता है ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड का काम करता है, और ये ऑसिलेशन चल रहा होता है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो अपने आप में ऑसिलेट कर रहा है, और बीट पीरियड है, बीट फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी से रिलेटेड होता है, जो कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, इसका टाइम पीरियड हम लोग निकाल सकते हैं। इसका टाइम पीरियड आएगा t = 2π/ω, ओमेगा की वैल्यू 2.1 दी गई है। सो ये जो नंबर आएगा 2 × 3.14 डिवाइड बाई 2.1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से थोड़ा सा कम आएगा, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मोस्ट लाइकली 2.999 और 994 आने वाला है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ये फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट गेसिंग। नो, ये टाइम पीरियड हुआ उसके एम्पलीट्यूड के वेरिएशन का, अपने को उसके स्क्वायर का वेरिएशन चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कॉस फंक्शन का टाइम पीरियड t होता है तो कॉस स्क्वायर का टाइम पीरियड हाफ हो जाता है।
ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। तो जो अपने को रिक्वायर्ड है वो टी डैश है, जो कि टी बाई टू आएगा। वाई टी डैश, क्योंकि बीट के लिए अपने को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट इसका हाफ हो जाना चाहिए, तो 497 टाइप का आ जाना चाहिए, जो कि इस पे दिया हुआ है। कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो पॉइंट डेज की यहाँ से जो टाइम पीरियड इसका आएगा एम्पलीट्यूड का, अपने को उसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने से साइन हो या कॉस हो, उसका स्क्वायर करने से टाइम पीरियड हाफ हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, ये 2 सेंटीमीटर से चल रहा है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को वॉच करोगे तो 4 सेंटीमीटर से चलेगा, और दोनों के बीच का गैप 8 सेंटीमीटर है, तो 2 सेकंड में एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। सो पॉइंट इज की कुछ ऐसा सिनेरियो बनने वाला है, एक ये पल्स आएगी और एक ये पल्स आएगी, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो उनका रिजल्टेंट आएगा बेसिकली, रिजल्टेंट भी आपको ऐसा मिलेगा। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड यू विल फाइंड कि इट विल बी फ्लैट। आपसे पूछता है कि एनर्जी किस फॉर्म में होगी। हम बोलेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे यहाँ पर आया है, तो और ये मॉलिक्यूल अपना इधर गया, मीन पोजीशन पे गए बेसिकली। तो जब मॉलिक्यूल्स अपने मीन पोजीशन पे जाते हैं तो मैक्स वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, तो इन सब के पास जो वेलोसिटी होगी ना वो मैक्सिमम होगी। और स्ट्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, कोई भी स्ट्रेच नहीं है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो इलोंगेशन की वजह से आती है। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। वाई? क्योंकि स्ट्रिंग हमारी बिल्कुल फ्लैट है, और काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी मैक्स, और दोनों का सम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होगी इट विल बी इंटायरली इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो प्योरली काइनेटिक एनर्जी विल बिकम अवर रिस्पांस। और ये एक दूसरे के ऊपर कब कैसे आएंगे, ये फेज कैसे आएगा या वेव फॉर्म कैसे आएगा, वो अपने को समझना चाहिए। तो ये हम लोगों ने सुपर पोजिशन में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि एक सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट है ब्रेज में, और वायर जो है वो स्लाइटली मतलब बहुत छोटा सा इलास्टिक है, ऑलमोस्ट इलास्टिक था, लेकिन थोड़ा सा इलास्टिक है, मतलब उसकी लेंथ में माइनर चेंजेस आ सकते हैं। और एन की फ्रीक्वेंसी पे चल रहा था, टी टेंशन पे। सोनोमीटर वायर का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि एक वायर होता है और यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं जहाँ पर फिक्स होता है, और वो इस तरह से ऑसिलेट करता है, फंडामेंटल, सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, ऑल दैट। तो जो भी फ्रीक्वेंसी आती है उसकी वैल्यू आती है v, अगर फंडामेंटल की हम लोग बात करें v अपॉन ट्वाइस है। तो फ्रीक्वेंसी n है और टेंशन t है। टेंशन का क्या रोल है? यस, टेंशन का रोल है, क्योंकि v जब हम लोग लिखते हैं तो अंडर रूट टी बाई म्यू लिखते हैं। आपने जब टेंशन 4t कर दिया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो न्यू फ्रीक्वेंसी आएगी 1/2 L डैश अंडर रूट 4t बाई म्यू। ये L डैश लिखा क्योंकि इसमें अगर हमने टेंशन बढ़ाया तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो L डैश विल बी स्लाइटली मोर देन L। तो ये नंबर आएगा 2 टाइम्स 1/2 L डैश अंडर रूट टी बाई म्यू। ये ऑलमोस्ट n है, लेकिन n से ये नंबर जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो n से कम रहा होगा। हम बोलेंगे ये जो नंबर है n डैश वो 2n से स्लाइटली छोटा होने वाला है। ऑप्शन देखेंगे, n होगा बिल्कुल नहीं, 2n आएगा बिल्कुल नहीं। 2n कब आता है? जब वो कंप्लीटली इनएक्सटेंसिबल होता। स्लाइटली ग्रेटर, स्लाइटली स्मॉलर, तो हम बोलेंगे स्लाइटली स्मॉलर कैटेगरी में गिरेगा, क्योंकि L डैश विल बी ग्रेटर देन L। इलोंगेशन को भी कैच करना था, दैट्स द पॉइंट। और वो कैसे पता चला? ऑप्शन से भी लिख रहा है ना, स्लाइटली बढ़ जाएगा, स्लाइटली कम हो जाएगा, और यहाँ भी लिख रहा है कि स्लाइटली इलास्टिक है। कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि लेंथ में चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना है। नेक्स्ट 5 अप टू 20th। Okay, question number 18, 16, 17, 18.
हाँ 16th का आंसर मैच नहीं कर रहा, आंसर है नहीं बेसिकली, उसमें कुछ इश्यूज हैं या फिर लैंग्वेज का इशू रहा होगा। तो 16th में आपने अगर ऐसा किया है तो अपना काम होता है, कैसा किया वो मैं बता देता हूँ। मे बी लाइक कुछ लैंग्वेज की वजह से ऑप्शन ना मैच किया हो या फिर ऑप्शन मिसिंग हो। ऑर्गन पाइप के बारे में बोल रहा है, क्लोज्ड एट वन एंड है, तो जब कभी क्लोज्ड एट वन एंड होता है तो उसको हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं, वो L1 हो गया। लेट्स उसकी लेंथ L1 है, फर्स्ट हार्मोनिक पर है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी अगर F1 मानते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी आती है V डिवाइड बाई 4L1, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड के लिए। एक दूसरा पाइप है जिसकी लेंथ हम लोग L2 पकड़ सकते हैं, और ये थर्ड हार्मोनिक पर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो 3V/2L2 बनेगा। अच्छा, वेलोसिटी जो होती है वो साउंड की होती है, तो उसका पाइप से कोई कनेक्शन नहीं है, सेम एनवायरनमेंट में सेम वेलोसिटी रहती है, इसलिए V सेम ले लेंगे। और ये दोनों रेजोनेंस में है एक ही फॉक की वजह से, इसका मतलब F1 और F2 को बराबर करना था। बस यही अपने को करना था, इसके बेसिस पर जो आंसर आएगा दैट विल बी अवर आंसर। 2L2, सो V कैंसिल आउट हो जाएगा, L1 ओवर L2 अपने को लगेगा, तो L1 ओवर L2 की वैल्यू बनेगी इट्स लाइक 2/4 into 3. You can check the calculation and then verify them. This should be like 1/6. So L1 by L2 का जो रेशियो है 1/6 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर कहीं मिसिंग है। 16 का आंसर करेक्ट कर लीजिए, should be 1/6। हाँ 1/6 आपने, तो सही है। इसके बाद आपने 17 पूछा है, a tuning fork vibrating with the sonometer is this। 17 भी एक अच्छा सवाल है और एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर पूछता है तो फिर काफी कुछ चेक हो जाएगा। ये बोलते हैं कि एक सोनोमीटर ट्यूनिंग फोक है जो कि सोनोमीटर वायर के साथ वाइब्रेट कर रहा है और 5 बीट्स पर सेकंड देता है। द बीट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है अगर लेंथ आप बढ़ा देते हो। तो हम लोग जानते हैं कि अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है सोनोमीटर वायर की, तो फ्रीक्वेंसी अगर हम सोनोमीटर वायर की बढ़ा देते हैं, सॉरी लेंथ बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, अदरवाइज होता है लेंथ बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, और अगर हम सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी वही रखते हैं, इसके बावजूद भी हमको सेम बीट मिलते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लेट्स से ट्यूनिंग फोक है, इसकी फ्रीक्वेंसी F0 है, और पहले केस में उसकी फ्रीक्वेंसी सोनोमीटर की F1 थी, तो F1 ज्यादा रहा होगा F0 से और ये 5 रहा होगा। ये तब जब लेंथ आपने कितना रखा था, L रखा था या 21 रखा था, तो ये लगेगा V डिवाइड बाई 2 इंटू इनिशियली कितना था अपने पास 20 सेंटीमीटर, यस ये 20 सेंटीमीटर पर है। फिर जब आपने F2 निकाला तो ये आएगा V डिवाइड बाई 2 इंटू 21, F2 छोटा हो जाएगा। तो अगर इतना छोटा हो जाए कि F0 बाई माइनस F2 की वैल्यू भी 5 हो जाए तो बीट्स हमारी नहीं बदलेंगी, क्योंकि बीट्स तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितना डिक्रीज कर गया है, 10 से डिक्रीज कर गया है। अगर इसको आप ऐड भी कर दोगे तो अपने को पता चलेगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 10। सो बस यहीं से अपने को सॉल्व हो जाएगा। अपने को चाहिए क्या था, हाँ सो या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो F1 होगा उसमें से 10 कम करेंगे तभी F2 मिलेगा अपने को, डायरेक्टली बोल सकते थे। एनीवे इसको आप 14 आपस में डिवाइड कर दो, अपने को मिलेगा F1 बाई F2 की जो वैल्यू है दैट विल कम एज 21/20। और अब चाहो तो यहाँ से F2 को बारो कर लो, F2 की वैल्यू आ रही है 20 डिवाइड बाई 21 F1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। F1 माइनस 10 इज इक्वल टू F2 विच इज 20 डिवाइड बाई 21 F1। यहाँ भी कर सकते थे, बात एक ही थी। सो यूल फाइंड कि ये सिंप्लीफाई हो जा रहे हैं। F1 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 20 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू 10, 10 को इस साइड लेके आ गए, ये बनेगा F1 अपॉन 21 इज इक्वल टू 10, सो F1 मस्ट बी इक्वल टू 210। F1 की वैल्यू 210 है, F0 लगेगा, 210 में से अगर F0 कम करते तो 5 आ जाता है, इसका मतलब F0 मस्ट बी 205।
इसको मार्क कर देंगे। सो बीट में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है। अगर बीट्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी कोई कम हुई होगी जो पहले ज्यादा थी, और उतनी ही कम हुई होगी जितना पहले ज्यादा थी। 17 आपका हो गया। इसके बाद 18 भी सिमिलर टाइप का है। अच्छा है क्वेश्चन बाय द वे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने बोला कि सोनोमीटर वायर रेजोनेट करता है ट्यूनिंग फोक के साथ स्टैंडिंग वेव विद 5 एंटी नोड्स बिटवीन 2 ब्रिजेस। तो ये अपने को समझना है, एक ये ब्रिज है, में लाइक ये 2 ब्रिज है, और ये नोड होता है अपने को पता है, ये नोड होता है अपने को पता है, और इसके बीच में 5 एंटी नोड्स हैं। एक ये होगा, एक दूसरा होगा, एक इस तरह से होगा, एक इस तरह से होगा। बिगनिंग में आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो सारा कुछ, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन करेक्ट रहे ये ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि हम फास्ट हो। ये 5 एंटी नोड्स बना दिए। हम लोग जानते हैं कि एक एंटी नोड और एक एंटी नोड के बीच का गैप λ/2 होता है। ये λ/2 होगा, ये λ/2 होगा, ये λ/2 होगा, ये भी λ/2 होगा, तो 4 λ/2 यहाँ से आ जाएगा। और अपने को पता है कि ये λ/4 होता है नोड और एंटी नोड के बीच में, ये भी λ/4 है, दोनों को मिलाकर एक और λ/2 हो जाएगा। पॉइंट है इसकी टोटल गैप जो आएगा, लेट्स से लेंथ L है, हम लोग ये लिख पाएंगे कि L की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 5 λ/2। 4 λ/2 यहाँ से, और दोनों का सम 1 λ/2 हुआ तो 5 λ/2 हो जाएगा। और अगर ये अपने को पता चलता है तो यहाँ से वेवलेंथ पता चल गया कि वेवलेंथ की वैल्यू 2L/5 रही होगी। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी आती है वो वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ आती है, और वेलोसिटी आएगी वेवलेंथ वेलोसिटी लिखेंगे तो √T/μ आएगा, और वेवलेंथ लिखने वाले हैं तो 2L/5 आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 डिवाइड बाई 2L √T/μ होगा। T मतलब टेंशन। कैसे टेंशन देते हैं यहाँ पर, जनरली यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट लगाते हैं और यहाँ पर वेट को लटका देते हैं। जो वेट हैंग कर रहा होता है वही टेंशन दे रहा होता है। तो इनिशियली कितना वेट लगाया था, 9 kg, तो 19 न्यूटन का टेंशन रहा होगा। दूसरे केस में क्या करते हो, दूसरे केस में अपने मास को रिप्लेस कर दिया m से, तो हमारा टेंशन बदल जाएगा। तो जो नया फ्रीक्वेंसी आएगा वो नया वेलोसिटी नया वेवलेंथ के रेशियो पे आएगा। वेलोसिटी की जहां तक बात है तो बनेगा √T'/μ। म्यू तो बदलेगा नहीं क्योंकि वही वायर है। वेवलेंथ जरूर बदल जाएगी। कितना वेवलेंथ रहेगा उसके लिए इसने बोला है कि देयर आर 3 एंटी नोड्स फॉर्म। जब 5 एंटी नोड आए थे तो 5 λ/2 बना था, लेंथ अभी भी वही है, तो अब बनेगा L इज इक्वल टू 3 λ'/2। मतलब जो नया लेमडा आ रहा है दैट शुड बी 2L/3। यहाँ पर हम लोग 2L/3 लगा देंगे। सो पॉइंट इज कि बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 2L √T'/μ। फर्दर से इसकी सेम पोजीशन ऑफ ब्रिज था वो हम लोगों ने यूज कर लिया, L की वैल्यू वही रखी है, और ये दोनों केसेस में उसी ट्यूनिंग फोक के साथ में रेजोनेट करता है, सेम ट्यूनिंग फोक से। इसको मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर रही होगी। तो F और F' को इक्वेट करा देते हैं। जैसे आप इक्वेट कराओगे तो अपने को एक आइडिया मिल जाएगा। 2L कैंसिल हो जाएगा, म्यू कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी लाइक कि 5 √T मस्ट बी इक्वल टू 3 √T'। स्क्वायर कर दो चाहो तो 25T मस्ट बी इक्वल टू 9T'। 25T किसकी वजह से आया होगा, 9 kg की वजह से आया होगा। तो T' किसकी kg की वजह से आएगा, M kg की वजह से आएगा। 9 से 9 कैंसिल हो गया, M की वैल्यू अपने को पता चल गई 25 kg होगा। तो 25 kg अगर हम लोग हैंग कराएंगे देन यू विल फाइंड कि सेम ट्यूनिंग फोक वाइब्रेशन रेजोनेंस करवा देगी। So that was your 18th. Okay, so अगर 20th तक आपके यही थे, इसके बाद हम लोग 25 तक अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। 21st to 25 ये जो सोनोमीटर वाले क्वेश्चंस हैं काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर के। एवरी ईयर 1 or 2 क्वेश्चन दे आस्क।
second and third, 22nd and 23rd you are asking. Okay, so we can go for 22nd and 23rd. ट्वेंटी सेकेंड से इसकी सन रोटेट करता है, ये सम नहीं है, सन होना चाहिए. Rotates about an axis through its center perpendicular to the plane of rotation of the earth about the sun. My goodness, कुछ ऐसा है, ये कुछ अरेंजमेंट दिखाया गया है. वो क्या है मैं बताता हूँ. इट्स लाइक ऐसा बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि ये सन होता है. Assume that the sun rotates about an axis through its center perpendicular to its plane of rotation of the earth about the sun. तो अगर ये सेंटर सन है और अर्थ इसके सराउंडिंग में घूमता है लगभग इस तरह से, सो ये इसी एक्सिस के ओर घूमता है ऐसा कुछ. और सन का अपीयरेंस देखा गया है कि अर्थ से वो ऐसा दिखता है. तो अगर अर्थ के किसी पॉइंट से देखा गया तो उसका ये पिक्चर लोकेशन बनाया उसने ABCD करके, और आपसे पूछता है कि इसको एनालाइज करिए. तो बेसिकली होगा क्या कि अगर सन की एक लोकेशन यहाँ पर है, फिर एक लोकेशन यहाँ पर, एक लोकेशन यहाँ पर, एक लोकेशन यहाँ पर है, सन घूमता हुआ कुछ ऐसा दिख रहा है अर्थ के किसी पॉइंट से. लेट से अर्थ कहीं ऊपर रही होगी तो वहां से व्यू पॉइंट अपने को ऐसा मिल रहा होगा. तो ये रोटेशन अपने को दिख रहा है. अब आपसे पूछता है कि बताइए क्या होगा वेवलेंथ पर एंड ऑल दैट. तो हम लोग जानते हैं ना कि जो इन पॉइंट्स की सन की वेलोसिटी होगी अर्थ के रिस्पेक्ट में, वो अफेक्ट करेगा कि उसकी लाइट की स्पीड कैसे आने वाली है या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ क्या आने वाली है. हम लोग जानते हैं कि अगर अपने को लेट से ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, इसका कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर आएगा तो उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा नजर आती है. अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. और अगर ये अवे जा रहा होता है तो फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली कम हो जाती है. आप पाओगे कि अगर इस तरह का सिचुएशन और ए पॉइंट पर सन है तो सन की वेलोसिटी कितनी रहेगी. सन की वेलोसिटी तो जीरो रहेगी क्योंकि वो उसी एक्सिस के ये इस पॉइंट के अबाउट अब देखोगे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी तो जीरो रहेगी रोटेशन केस में, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है, बी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है, तो दोनों की वेलोसिटी जीरो रहेगी. तो इन लोकेशंस के लिए आप पाओगे कि अपने को कोई एफरेंसी नहीं मिलने वाली है, जबकि सी और डी के लिए एफरेंसी मिल सकती है. तो सी के लिए क्या हो सकता है, सी के लिए मतलब जब ये रोटेट करेगा तो सी के पास वेलोसिटी आएगी बाहर की तरफ, जबकि इसकी वेलोसिटी बाहर की तरफ आएगी और इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ जाएगी. सो ऊपर के पॉइंट से अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है इसका कोई ना कोई कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ रहा होगा, दैट मींस ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा होगा. और अगर ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सी विल बी ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. डी अंदर की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी एट डी इज गोइंग टू बी लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ऐसा बोल सकते हैं. और एक बार फ्रीक्वेंसी के बारे में अपने को पता चल गया तो हम लोग वेवलेंथ के टर्म में बात कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो वही रहती है. सो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सो वी कैन से कि f इज इक्वल टू या फिर लेम्डा f इज इक्वल c. हाँ सर, इसमें ऑब्जर्वर को कैसे कंसिडर करा, मतलब ऑब्जर्वर को, क्योंकि इस तरह से ये प्लेन पे बना है सो ऑब्जर्वर हैज टू बी आउटसाइड द प्लेन. और अगर हम जिस तरह से हम लोग ऑब्जर्वर हैं तो उस ऑब्जर्वर को एक बार ये लोकेशन दिख रहा है, एक बार ये लोकेशन दिख रहा है, एक बार ये लोकेशन दिख रहा है, इस तरह से रोटेट कराया दिखाया गया, तो सी पॉइंट की वेलोसिटी अपने को बाहर नजर आएगी. और मैं समझ सकता आपको ये ख्याल आ रहा होगा कि ऑब्जर्वर अंदर भी तो गिर सकता है, लेकिन जिस तरह से पिक्चर बनाया गया तो हम लोग पहले तरह से ये मानेंगे कि जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है इसको, एंड दैट हैज टू बी आउटवर्ड द स्क्रीन और द प्लेन ऑफ द पेपर. उसके बेसिस पर हम इसको बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे बदल रहा है, वेवलेंथ कैसे बदल रहा है. यस सर. और वैसे भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा और एलोबरेट करके पिक्चर बनाएगा. इस पिक्चर को पढ़ने में थोड़ा सा आपको इशू बना होगा स्टार्टिंग में.
वो और क्लियर भी करेगा कि लेट्स ऑब्जर्वर किस डायरेक्शन में है, किस तरह से दिख रहा है। और अगर नहीं भी करता देन वी विल से कि पेपर के आउटसाइड से ऑब्जर्वर वॉच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में फिगर में करेक्शन था थोड़ा सा। ये जो लाइन है वो यहाँ पर ना होकर के ये लाइन, दिस लाइन शुड बी एट दी लास्ट, सो दैट कि वो अपने को मैक्स उसका टेंजेंशियली टच कर रहा हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज सही से निकालनी है तो ये नंबर अपने को बदलना रहता है। ये नंबर है एक्चुअली 1800। तो कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। नंबर आपके सामने, आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हो। ये बता रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जो स्टेशनरी है और एक साउंड का सोर्स है जिसकी वैल्यू अपने को f नॉट पता है। एपरेट फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ इस तरह के ग्राफ से जा रही है। इसको देख करके एक बात तो क्लियर हो गया कि ये जो फ्रीक्वेंसी एपरेंसी की मैक्स है और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो एपरेंसी की मिन है, और बीच में ये ग्रेजुअली चेंज हो रहा है स्मूथ कर्व के साथ में। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि अगर हमारा ऑब्जर्वर ये हो और सोर्स अगर इसकी तरफ आएगा तो नो मैटर कितना दूर सोर्स क्यों ना हो, इसकी फ्रीक्वेंसी तो वही रहती है, डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करती है। और अगर ये से बाहर चला जाएगा तो एक और वैल्यू लेकर के आएगा तो दो वैल्यूज आएंगी और दोनों कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया दैट इज नॉट अ कांस्टेंट। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा स्टोरी रहा होगा, ये हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि लेट से हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये ऑब्जर्वर है और सोर्स इस पाथ पे मूव करता है, मे बी कहीं बहुत दूर से चलता हुआ आता है और ऐसा पास करता हुआ जाकर के इधर पहुंच जाता है, मे बी लाइक प्लस इन्फिनिटी पे, और ये माइनस इन्फिनिटी कैसे आया है। इस सिचुएशन में देखेंगे तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। अब एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा सिचुएशन देकर बोलेगा बताइए फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा। क्योंकि जब दूर से चल रहा होगा तो उसको फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नजर आ रही होगी, फिर फ्रीक्वेंसी कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। जब यहाँ कहीं पास से क्रॉस करेगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी इसकी वही आ जाएगी जो 2000 थी, और एक बार इसको क्रॉस जाएगा तो धीरे धीरे और भी कम होते हुए लीस्ट वैल्यू पे पहुंच जाएगा, ग्रेजुअली चेंज करेगा। और वैसे भी अपने को याद है, ऐसा क्वेश्चन लोगों ने किया होगा कि अगर यहाँ से इसको ज्वाइन करा देते हैं तो ये एंगल थीटा पकड़ते हैं, ये VS होता है तो इसका VS का ये कंपोनेंट लगता है VS cos थीटा। सो हाउ वी राइट द अपरेंट फ्रीक्वेंसी अगर ये अप्रोच कर रहा है तो दैट्स गोइंग टू बी लाइक f नॉट v ऑब्जर्वर रेस्ट पर है v माइनस VS cos थीटा। No, because of the changing theta, it will take the smooth curve. Since अपने को मैक्स निकालना है, क्योंकि मैक्स इसी टाइप साइड मिलेगा, तो अगर अपने को अगर ये मैक्स निकालना हो तो अपने को इसको भी मैक्सिमाइज करना चाहिए। इसका मतलब डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना चाहिए, इसका मतलब ये वाले पार्ट को मैक्सिमाइज करना चाहिए, मतलब cos थीटा को मैक्स करना चाहिए। cos थीटा की मैक्स वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा f नॉट v डिवाइड बाई v माइनस VS। इसका मतलब जब ये इनफाइनाइट पे रहा होगा तो फिर ऑलमोस्ट एक लाइन जैसा दिखा होगा, उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्स रही होगी। वही अपने को कैलकुलेट करना है एक ऑप्शन में कि कौन सा मैक्सिमम होने वाला है। अच्छा, अपने को क्या क्या नोन है पता कर लेते हैं। क्या अपने को f नॉट पता है? यस। क्या अपने को v पता है? यस। क्या VS पता है? नहीं, VS नहीं पता है। VS पता चल जाएगा तो हम f मैक्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है, दूसरा वाला लिमिट। जब ये इस इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा तो फिर अपने को लीस्ट नजर आएगा, f मिनिमम, इसकी वैल्यू आएगी f नॉट v डिवाइड बाई v प्लस VS। अगेन cos थीटा को हमने 1 ले लिया है मिनिमाइज करने के लिए, और वो मिनिमम कितना है? दैट इज 1800। ना यूल फाइंड कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप VS निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें बाकी सारा कुछ नोन है। एक बार VS निकल के आए तो इस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। यही दो पार्ट आपसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कितना जा सकता है और ऑब्जर्वर की सोर्स की स्पीड क्या हो सकती है, दोनों बताइए, दोनों बता देंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े से करेक्शंस थे। अब इसको आप ट्राई करना, आप चेक करना कि जो गिवन आंसर्स हैं वो मैच करते हैं, दे मस्ट मैच। सर बट ऑब्जर्वर की स्पीड तो पता नहीं है ना, तो कैसे करेंगे फिर? ऑब्जर्वर की स्पीड बताया है उसने, स्टेशनरी ऑब्जर्वर।
इसीलिए हमने ऊपर वाले में VO नहीं लगाया क्योंकि VO की वैल्यू कितना है 0 है। आपको F0 पता है, V पता है, VS निकल आएगा यहाँ से और इस पे रख दोगे तो Fmax आ जाएगा। सो ये आपका 23rd हो गया। बाकी बचे हुए क्वेश्चन में अप टू 30th इफ यू हैव एनी कंसर्न। इसके बाद ये वेव ऑप्टिक्स के अब चाहो तो इसको आपने ट्राई किया हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आपको सिंपलर लगेंगे। और आपने ट्राई किया तो मैं क्विकली बता देता हूँ 27 एंड 30th। 27th में बोलते हैं कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपसे साउंड में भी पूछ सकता है, मीन लाइक नॉट एग्जैक्टली क्योंकि वैसा ही होता है बट इंटेंसिटी तो हम मेजर कर ही सकते हैं। आपसे पूछता है इफ S1CS2 का एंगल S1CS2 C be the center of the screen और वो एंगल अपने को थीटा दिया है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? wavelength is the wavelength, the fringe width would be what? So you remember the screen setup like this. स्क्रीन का सेंटर पॉइंट बोले जिसको हम लोग सेंटर ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, तो वो C है, ये S1 है, ये S2 और what is given is angle S1CS2। तो अगर S1CS2 अपने को दे रहा है, ये टोटल एंगल थीटा दिया है, तो ये हमारे लिए θ/2 हो जाएगा। थीटा भी ले सकते चलता है, ओवरऑल ले लेते हैं थीटा, यही थीटा बोला उसने। ये डिस्टेंस d होती है, ये डिस्टेंस d होती है। फ्रिंज विड्थ का एक फॉर्मूला होता है, यू रिमेम्बर फ्रिंज विड्थ? कुछ ऐसा होता है लैम्डा d/d, ये अपने को याद रखनी होती है। लैम्डा अपने को पता है d/d लगेगा। सिंस ये d बहुत बड़ा होता है और इस d बहुत छोटा होता है, तो इसको ऑलमोस्ट आर्क लेंथ जैसा आप मान सकते हो। सो आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा, दैट मींस d by small d or otherwise small d by capital D is equal to थीटा। तो ये लैम्डा बाई थीटा आ जाएगा। थोड़ा सा मैथ्स था, और ये d बड़ा होता है तो ये रेडियस जैसा हो जाएगा, ये आर्क जैसा हो जाएगा, और आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल लगा सकते हैं। अगला आपने 30th, yes. If white light is used in double YDSC, then what happens? You know, we have talked कि white light को use करने से क्या क्या फर्क पड़ता है। A bright white fringe is formed at the center of the screen. Yes. Center पर क्या बनेगा? आपको white fringe मिलेगी। Fringes of different colors are observed clearly only in the first order. कह सकते हो, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, वो मिक्सिंग स्टार्ट हो जाता है और उस पर भी डिपेंड करेगा कि सेटअप में वैल्यूज क्या ली गई हैं, लेकिन जो क्लियर होगा वो फर्स्ट का ही होगा। और फिर बोलता है कि द फर्स्ट ऑर्डर वाले फ्रिंज आर क्लोजर टू द सेंटर। तो अपने को कैसे यह समझना होता है कि जो ये देखो यहाँ से दिख रहा है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है जो कि वाइट होगा। इसके बाद फर्स्ट वायलेट का कौन सा पहले गिरेगा करके, तो डी दोनों के लिए, सबके लिए बराबर होगी। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रिंज विड्थ कम हो गई, इसका मतलब वो सबसे पहले मिलेगा। तो पहले अपने को वॉयलेट वाला मिलेगा और रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो इसके बाद रेड का मैक्स मिलेगा। तो मैक्सिमास जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और ओवरलैपिंग भी होंगे। कई बार ऐसा हो रहा होगा कि ब्लू का मैक्सिमा किसी और के मैक्सिमा के साथ मैच कर रहा होगा। ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि स्पेस कम रहता है और उसी के ऊपर उनको फॉर्म करना होता है। अब देख सकते हो ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने बोला कि वायलेट का पहले कैसे बनेगा। अब इसने लिखा फर्स्ट ऑर्डर वायलेट फ्रिंजेस आर क्लोजर,
to the center. Yes, they are closer to the center as compared to the red one. कि रेड के लिए फ्रिंज विड्थ ज्यादा है. कई बार आपसे ये पूछ सकता है कि किसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा होता है, किसका फ्रिंज विड्थ कम होता है, बताइए तुम इस तरह. फिर हम लोग डी को देख सकते हैं. द फर्स्ट ऑर्डर रेड फ्रिंजेस आर क्लोजर. ये तो उसका उल्टा बोल रहा है, इसलिए डी को मार्क नहीं करेंगे. उसमें मल्टीपल आंसर्स अपने आ जाएंगे. और सी और डी में से सी करेक्ट होगा, और ए भी तुम लोगों ने देखा कि वो करेक्ट है. अच्छा, ये मैंने 29th बता दिया था, आपने 30th पूछा था क्या? तो 30th भी बता देते हैं. ये भी एक अच्छा एक्सप्लेनेशन था बेस्ड ऑन दैट. 30th is in a Young's double experiment if beta is the fringe width. Yes, हम लोगों ने अभी यूज किया है. And I not be the intensity at the central bread fringe, so that is max. और 4 I not जिसको हम लोग बोलते थे उसकी वैल्यू के बारे में. At a distance x from the central bread fringe the intensity would be. So कि अगर यहाँ पे इंटेंसिटी I नॉट है तो यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी होगी अपने को पता करना. ये y जिसको हम लोग बोला करते थे, रिमेम्बर दैट. तो अपने पास कुछ पाथ डिफरेंस जैसा रहता था. पाथ डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस निकालना हो तो ऐसा लिखते थे हम लोग. 2 पाई बाई फेज डिफरेंस निकालना हो तो पार्ट डिफरेंस को यूज करके लिखते थे. पार्ट डिफरेंस हमारे लिए आता था, अगर अपने को याद है तो इसके ये मैंने क्या लिखा हुआ है, इसको y पढ़ते थे हम लोग. सो डेल्टा x ऐसा लिखा जाता था, y डी बाई डी. y की जगह x रख दिया तो x डी बाई डी आ जाएगा. और ये पाथ डिफरेंस हुआ 2 पाई बाई लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया तो फेज डिफरेंस आ गया. इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये लिखा होगा 2 पाई x और d डिवाइड बाई लेमडा इनटू डी. लेमडा डी बाई डी बीटा होता है, तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2 पाई x बाई बीटा. ये फेज डिफरेंस आ गया. इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर क्या होती है? इंटेंसिटी इज गिवन एज मैक्सिमम इंटेंसिटी, दैट इज 4 आई नॉट हुआ करता था, उसको हम लोग आई नॉट बोल रहे हैं. कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, इसी का 2 कर दोगे तो ये बनेगा पाई एक्स बाई बीटा. ऐसा कोई ऑप्शन आ जाना चाहिए. आई नॉट कॉस स्क्वायर, तो ये आई नॉट है लेकिन कॉस स्क्वायर नहीं है, ये आई नॉट कॉस स्क्वायर है, लेकिन अंदर चाहिए अपने को पाई एक्स बाई बीटा. तो पाई एक्स बाई बीटा सी में मिलेगा, और सी को मार्क कर दोगे आप. सो दैट्स योर 30th. इस शीट पे कोई और क्वेश्चन बचा है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग एक थर्मल वाली शीट है उसको भी ओपन कर लेते हैं. उस पर भी आपको अगर आपने ट्राई किया तो ज़्यादा डाउट नहीं रहेंगे होंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है. क्योंकि आपका जो टेस्ट है उसमें थर्मल भी आने वाला है. इन केस यू हैव ट्राइड ऑन दिस, तो फर्स्ट 5 में अगर कोई डाउट है तो. One, 2, 3, 7. Okay, first question number 1 says कि there's a gas which is heated at constant pressure. Fraction of heat supplied used for external work is. So let's say W is the external work or Q is the heat supplied. तो heat supplied और external work का ratio ये आ जाएगा, और यही इसको बोलेंगे fraction of heat supplied used for external work. ये अपने को निकालना है. डी भी लगा सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो. अच्छा, वर्क डन कितना होता है कांस्टेंट प्रेशर वाली केस में? टी डेल्टा वी, टी डी वी, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो एन आर डी टी. और कांस्टेंट प्रेशर केस में हीट सप्लाई कितना होता है? एन सी पी डी टी. डी टी एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा आर डिवाइड बाई सी पी. सी पी की वैल्यू होती है 1 प्लस एफ बाई 2 इंटू आर, इफ यू रिमेम्बर. सो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 1 अपॉन 1 प्लस एफ बाई 2.
अपने को आंसर गामा के टर्म में देना है। देन यू रिमेम्बर कि गामा का फॉर्मूला हुआ करता था 1 + 2/f। सो यहाँ से अगर हम लोग f/2 कैलकुलेट करेंगे तो 1 गामा -1 आ जाएगा। गामा इस तरफ 1 ले आएंगे तो गामा -1 आएगा, 1 कर देंगे तो f/2 आ जाएगा। सो ये नंबर बनेगा 1/1 + 1/1 गामा -1। बैलेंस कर लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा गामा -1, नीचे आएगा गामा -1 + 1 दैट इज गामा। सो अपना आंसर कुछ ऐसा आ जा रहा है 1 - 1 गामा, जो कि बी ऑप्शन से मैच करता हुआ नजर आ रहा है। सो पॉइंट इज कि अपने पास फॉर्मूला थे, मैनिपुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि गैस इस प्रोसेस से जाती है Pv⁻n = कांस्टेंट, और अपने को बताना है मोलर हीट कैपेसिटी गैस की जीरो किस कब होगी। तो मोलर हीट कैपेसिटी होती है dQ/dt एंड इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने का मतलब dQ को जीरो करना है। dQ जीरो होने का मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस होना। एडियाबैटिक प्रोसेस होने का मतलब हुआ Pv⁻γ का कांस्टेंट होना, और प्रोसेस अपने को दी गई Pv⁻n कांस्टेंट। दोनों से एक बात पता चल गया कि n की वैल्यू गामा के बराबर रही होगी। इसको मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेज कि अपने पास एक ट्रायंगल है और उस पे कुछ चल रहा है। सो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह की कहानी है। एक ये रॉड है और इसके बाद दो आइडेंटिकल रॉड्स आपने इस तरह से बना रखी हैं, और इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर एक नाइफ सपोर्ट से सपोर्ट कर रखा है, या फिर स्टेबल बना रखा है, हॉरिजॉन्टल है। ये आपकी L1 है, इसका α1 है, और ये अपने लिए L2 α2 वाली है। इसको हीट अप करते हो, जब आप हीट अप करोगे तो ये एक्सपेंशन चलेगा, बट इट सेज कि एक्सपेंशन इस तरह से चलता है कि ये जो एंगल है, ये जो डिस्टेंस है, इसको अपेक्स बोलते हैं। और लेट से अपेक्स ए था और ये पॉइंट कुछ सी था, तो ए और सी के बीच का गैप जो है नहीं वो बदलता नहीं है, ये कांस्टेंट रहता है। जब आप हीटअप करोगे तो ये साइड बढ़ जाएगी, ये साइड बढ़ जाएगी, लेकिन ये लेंथ नहीं बढ़ेगी। इस कंस्टेंट के साथ इसको अपने को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आप बहुत बेसिक यूज करना चाहते हो तो आप AC की वैल्यू लिख लो, पाइथागोरस AC² लिख लो। तो क्या इसकी वैल्यू आएगी L2² - L1/2 का स्क्वायर। ये और ये राइट एंगल्ड हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर या जो भी है। सो ऐसा लिखा जा सकता है। ये बिफोर इलोंगेशन है या फिर बिफोर एक्सपेंशन है। आफ्टर एक्सपेंशन भी AC वही रहेगा। तो लेट्स से आफ्टर एक्सपेंशन ये L2' बन जाता है, तो L2' का स्क्वायर आ जाएगा। वो L1' बनता है तो L1'/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ना किसी भी रॉड को जब हीटअप करते हो तो कितना लेंथ बनता है, तो उसके बारे में लोग बात करें तो लेंथ कुछ ऐसा बनता है कि अगर फाइनल लेंथ निकालना चाहते हो L' तो ओरिजिनल लेंथ 1 + α∆t आता है। दैट्स अ फॉर्मूला। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। मोर ओवर आप ये जानते हो कि अल्फा की वैल्यू और ∆t की वैल्यू बहुत छोटी होती है, दोनों का प्रोडक्ट 1 से काफी छोटा होता है। तो अप्रोक्सीमेट कर दोगे, अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू आएगी दैट कैन बी रिटन 1 + 2 α∆t। सो पॉइंट इज कि आप चाहो तो ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लगा सकते हो। तो L2' का स्क्वायर बनेगा L2 का स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 + 2 टाइम्स α2∆t माइनस यहाँ से जो L1' का स्क्वायर बनेगा L1 का स्क्वायर, नीचे ये 4 रहेगा, 1 + 2 टाइम्स α1∆t। सिंस ये नंबर और ये नंबर बराबर आना चाहिए, तो आप देखोगे कि L2² कैंसिल हो जाएगा, L1² कैंसिल हो जाएगा। अगर अपने को नहीं समझ में आ रहा है तो अगली लाइन में समझ में आ जाएगा। L2² को अलग कर लेते हैं और यहाँ से L1²/4 को अलग कर लेते हैं, प्लस ये नंबर बचेगा अपने पास। क्या क्या बचने वाला है, 2 टाइम्स α2∆t L2²
माइनस इधर वाला एक नंबर बचने वाला है अल्फा 1 डेल्टा टी L1 स्क्वायर बाई 2, ये 4 था ये 2 था तो नीचे 2 बचा। अब देखोगे ये नंबर वही है जो ओरिजिनल था, और अगर दोनों बराबर रहने वाले तो ये नंबर क्या हो जाना चाहिए, इसको 0 हो जाना चाहिए। जैसे आप 0 करोगे तो डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 4 टाइम्स अल्फा 2 डिवाइड बाई अल्फा 1 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर डिवाइड बाई L2 स्क्वायर। अंडर रूट लगा दो तो अपने को मिलेगा L1 बाई L2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L1 बाई L2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट अल्फा 2 बाई अल्फा 1। डी ऑप्शन मैच करता हुआ नजर आ जाएगा। आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से भी कर सकते थे, लेंथ को मेजर करके उसको डिफरेंशिएट करके भी। 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपने पूछा है दैट इज 7th। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछा है कि वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस CA। इसको तुम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हालांकि इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि 5 जूल एनर्जी जाती है। तो आप इंडिविजुअल को सॉल्व करोगे, फिर इसके बाद ये हीट सप्लाइड अपने को पता है, वर्क डन हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है, तो सभी का वर्क डन निकाल लेंगे, तो CA का वर्क डन निकल के आ जाएगा। कैसे मैं बोलता, आप लिखोगे डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा U साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 होता है, और ये अपने को नेट हीट सप्लाइड दैट इज 5 जूल। दिस मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन इन द प्रोसेस AB, वर्क डन इन द प्रोसेस BC, वर्क इन द प्रोसेस CA। AB प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये आइसोबारिक है, P डेल्टा V निकाल देंगे। AB का जो वर्क डन आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी P विच इज 10 और डेल्टा V दैट इज 1। वर्क डन इन BC प्रोसेस आइसोकोरिक है, 0 हो जाएगा। वर्क डन इन CA दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, दिस इज 5। So work done in the CA process must be equal to minus 5 joule। इसी को मार्क कर दोगे। Next you have asked question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 says कि in a given process ideal gas में डेल्टा W 0 यानी आइसोकोरिक प्रोसेस है, dQ is नेगेटिव। तो हम लोग जानते हैं कि dQ की वैल्यू dW और du के बराबर होती है। dW अपना 0 हो गया, इसका मतलब है du हमारा नेगेटिव आया होगा, क्योंकि dQ नेगेटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज किया होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तभी इंटरनल एनर्जी उसकी नेगेटिव होती है, डिक्रीज होती है। तो एक को मार्क कर दोगे। इसके आगे अगर क्या और आपको डाउट है, रिलेटिवली आपको इजियर लगेगा ये अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है। इसके बावजूद भी अगर आपने किया, आपसे नहीं हुआ तो आपको पूछने का। 15, 17, 18 नो डाउट्स। ओके, सो इनको मैं बताता 15, 17, 18 को, और उसके बाद आगे देखेंगे। 15 भी एक अच्छा इंटरप्रिटेशन बेस्ड है। तो ये बोल रहा है कि आपको समझना क्या है कि ये गैस है और ये 2 पिस्टन है, और ये गैस इसको पुश कर रहा होगा, इधर से पुश कर रहा होगा, तो स्ट्रिंग जो है वो टाइट रहने वाली है। स्ट्रिंग या फिर जो भी वहाँ पे लगा हुआ है इनएक्सटेंसिबल है, तो उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसकी लेंथ वही रहेगी। सिंस आप इसको कूल कर रहे हो, इसका मतलब इसका वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। सो आप देखोगे कि अगर ये पिस्टन्स इधर जाते हैं एक्स अमाउंट से, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ये पिस्टन इधर जाते हैं तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, अगर इधर एक्स अमाउंट से गया तो यहाँ तक पहुंचेगा, तो ये वॉल्यूम एडअप होगा, लेकिन एक्स अमाउंट का सेम एक्स लेंथ का ये वॉल्यूम चला जाएगा। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, सो ज्यादा वॉल्यूम गया, कम वॉल्यूम ऐड हुआ, इसका मतलब टोटल वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। अगर आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हो तो फिर उल्टा हो जाएगा कि कम वॉल्यूम जाएगा लेकिन ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा, तो वो एक्सपेंशन होगा। तो पॉइंट इज कि अगर इसको कूल करोगे
तो ये राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, वार्म करोगे तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमको वॉल्यूम के चेंज की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसा बोला गया कि अपने को ए और बी को मिक्स किया तो इतना आया, बी सी को मिक्स किया तो इतना आया, तो सी ए को मिक्स करने में मतलब दो को मिक्स करना है। तो क्या रूल लगने वाला है? 4 grams of this with this and gram this and this gives this। अच्छा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन कमी है क्या? 4 ग्राम ऑफ ए मिक्स विद 3 ग्राम ऑफ सी गिव्स, नहीं सब बराबर है। तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि M1 और सभी लिक्विड है, मतलब अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो M1 S1 डेल्टा डी, डेल्टा डी का मतलब हुआ 55 फाइनल हो जाता है और इनिशियली हमारे पास कितने पे था? 60 पे था। प्लस एम सी के साथ किया गया तो लेट से M3 नाम दे देते हैं, S3 फाइनल 55 है और इनिशियली 50 था, टोटल 0 हो जाना चाहिए। जब इनकी वैल्यूज रखोगे M1 और M2 की, M1 को 4 उसको 3, तो आप देखोगे कि अपने को S1 और S2 में एक रिलेशन आ जाएगा, या S1 बाई S2 का एक आंसर, S3 का एक आंसर आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। सिमिलरली जब आप A और B को करोगे तो अपने को S1 और S2 का एक रेशियो पता चल जाएगा। जब आप BC को मिक्स करोगे तो अपने को S2 और S3 लगेगा। तो इस S2 S3 को निकालने के लिए आप चाहो तो इन दोनों को डिवाइड कर देना। जब इसको डिवाइड करोगे तो काम हो जाएगा। तो S1 बाई S3 डिवाइडेड बाई S1 बाई S2। तो ये पहला वाला, दूसरा वाला आप उसको डिवाइड कर दोगे तो ये नंबर मिल जाएगा, ये नंबर मिल जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन उन्होंने क्लास में भी किया होगा, एक बार फिर से ट्राई करके देखने का। दो को लेकर तीसरे को मिक्स करने से क्या बनता है। एग्जाम के लिए पॉपुलर है, एग्जाम में आता भी है। आइडिया मैंने दिया, यू कैन परफॉर्म, यू विल गेट आंसर। एंड देन यू आर आस्किंग अबाउट 18th। आपसे बोल रहा है कि एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम तक ले जाना। जब कभी वर्क डन कंपेयर करना हो प्रोसेस के साथ में, तो आपके लिए सबसे हैंडी ये ग्राफ जाता है। एक ये वॉल्यूम है V1, एक ये वॉल्यूम है V2। लेट से V2 ज्यादा है और V2 तक एक्सपेंड करते हैं तो ज्यादा ही होगा। प्रोसेस अलग अलग चूज किए, लेट से कि यहाँ से चलते हैं तो एक बार हम आइसोथर्म ले जाएंगे, तो ये आइसोथर्म हो गया। हम लोग जानते हैं एडियाबैट उसके नीचे चलता है और आइसोबार ऐसे चलता है। तो ये अपने को वर्क डन बाई आइसोबारिक प्रोसेस का बता रहा है, ये वर्क डन बाई कांस्टेंट टेम्परेचर का बता रहा है, ये वर्क डन बाई एडियाबैटिक का बता रहा है। और हम लोग जानते हैं कि स्लोप वाइज एडियाबैट नीचे होता है, आइसोथर्म ऊपर होता है। अच्छा, पीवी डायग्राम में वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो सबसे नीचे वाला एरिया अपने को एडियाबैटिक का देगा, फिर आइसोथर्म में इतना और ऐड अप हो जाएगा और प्रेशर कांस्टेंट में ये भी ऐड हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गया कि वर्क डन बाय प्रेशर इज गोइंग, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस इज गोइंग टू बी मोर एज कंपेयर्ड टू द वर्क डन इन isothermal process, which is really further more than adiabat. So ये ग्राफ को पता चल जाएगा कि एरिया अंडर द ग्राफ कितना जाने वाला है, उसके बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं। ओके, तो ये आपके 20th तक हो गए। उसके बियॉन्ड अगर अपने को कोई और डाउट है तो आप बोल सकते हैं। अगर आपने कर लिया है 10 व्हाट इज एक्सपेक्टेड, और अपकमिंग जो टेस्ट है वो इन्हीं दो चैप्टर पे रहने वाला है। So finally, if there is any more question on the sheet, if at all. No, sir. Okay, good. So that's all for the day. और जो next lecture होगा that will be on electrostatic. एक lecture लोग schedule wise पीछे हो गया, so not an issue. इलेक्ट्रोस्टैटिक का थ्योरी रहेगा, उसके बाद उसका शीट आपको दे दिया जाएगा और टेस्ट में वेव एंड थर्मल रहेगा। ओके okay, so that's all for the day. If you have any concern, you can ask, otherwise it's done for the day.